अस्सलाम वालेकुम। CS201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग के हमने 3 लेक्चर पहले कर लिए हैं। आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 4। लेक्चर 3 में हमने किए थे वेरिएबल्स क्या होते हैं, उनकी डाटा टाइप्स क्या होती हैं और कुछ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पढ़े थे। साथ में हमने पढ़ा था कि प्रेसिडेंस ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होती है। ठीक है, लेक्चर नंबर 4 के अंदर क्या है, हमने जो लेक्चर नंबर 3 के अंदर पढ़ा है बस उसको हम सैम्पल प्रोग्राम्स के अंदर थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे। उसके लिए सैम्पल प्रोग्राम्स जो दिए हुए हैं इधर उनको हम परफॉर्म करेंगे और अपने जो प्रैक्टिकल की स्किल्स हैं उनको डेवलप करेंगे। जी, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले सैम्पल प्रोग्राम से। यहाँ पर एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, उसमें क्या कहा गया कि कैलकुलेट द एवरेज एज ऑफ ए क्लास ऑफ 10 स्टूडेंट्स, प्रॉम्प्ट द यूज़र टू इंटर द एज ऑफ ईच स्टूडेंट। कि हमने एक ऐसा कोड लिखना है जो 10 स्टूडेंट्स का डाटा जो है वो यूज़र से इनपुट कराए और उनकी एवरेज एज निकाल कर हमें आउटपुट दे दे। अगर हम थोड़ा सा एनालाइज करें इस प्रॉब्लम को तो हमें पता चलेगा कि हमें 10 एजेस स्टोर करनी है और एजेस की जो वैल्यूज़ हैं वो स्टोर करने के लिए हमें मेमोरी लोकेशन चाहिए। उन मेमोरी के ब्लॉक्स को एलोकेट करने के लिए जो लेबल लगाते हैं वो वेरिएबल होता है। तो हमें सिंपल 10 वेरिएबल चाहिए होंगे जिसके अंदर हम एज स्टोर करवाएंगे। ठीक है, और एज की डाटा टाइप क्या होती है, एज इंटीजर होती है, न्यूमेरिक वैल्यू होती है। और लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा है कि इंटीजर जो है उसके अंदर हम न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करवाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम 10 वेरिएबल्स बनाएंगे, फिर हम उन 10 वेरिएबल्स के अंदर यूज़र से डाटा रखवाएंगे, फिर उस डाटा के ऊपर एक छोटा सा ऑपरेशन परफॉर्म करवाएंगे जिससे हमें एवरेज एज मिल जाएगी। एवरेज एज का फार्मूला आप सबको पता होगा क्या होता है। एवरेज एज का फार्मूला होता है सम ऑफ एंट्रीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एंट्रीज। ठीक है, ये इतनी सी बात से हमें क्या पता चल गया कि हमारी प्रॉब्लम किस तरह सोल्व हो सकती है। तो चलें हम डायरेक्ट अब अपने कोड में जाते हैं। हमने प्रॉब्लम को एनालाइज कर लिया, अब जो भी हमने एनालाइज किया उसको जस्ट कोड के अंदर पेस्ट करते हैं। ठीक है, उसके लिए मैं अपना डेव C++ ओपन कर लेता हूँ। आप लोगों ने इसको डाउनलोड तो कर ही लिया होगा। इसके बाद इसको ओपन करने के बाद ये इस तरह का शो होता है। न्यू फाइल यहाँ से ओपन कर सकते हैं या फाइल में जाकर न्यू और यहाँ से सोर्स फाइल। ठीक है, अब यहाँ पर जो लाजमी चीज़ें हैं वो तो आपको पता ही होगी कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, उनको जल्दी से लिख लेते हैं। शार्प इंक्लूड, इसको अच्छी तरह मैंने डिस्कस कर दिया लेक्चर नंबर 3 के अंदर कि ये क्या चीज़ है। उसके बाद एंगल ब्रैकेट के अंदर आईओ स्ट्रीम, ये इसका क्या काम है ये भी मैंने अच्छी तरह से आपको उधर डिस्क्राइब कर दिया है। ठीक है, इसके बाद हम एक लाइन क्या लिखते हैं, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। ठीक है, इसके बाद आ जाता है हमारा मेन प्रोग्राम बोल रहा हूँ, सॉरी, फंक्शन। ठीक है, इसके बाद हमारा मेन फंक्शन आ जाता है। ठीक है, ये इतना कोड जो है ये हमारा लाजमी होता है। तो मैं क्या करता हूँ कि जब भी मैं कोई फाइल ओपन करूँ तो इतना सा कोड जो है ना वो मुझे पहले का लिखा हुआ नज़र आ जाए। ठीक है, उसके लिए क्या करते हैं, आप थोड़ी सी सेटिंग करनी पड़ती है, वो भी आप देख लें। आप इस हिसाब से अपनी भी कर लीजिएगा। इतने कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, इतना मैंने कॉपी कर लिया, ये Ctrl+C से मैंने कॉपी कर लिया। उसके बाद आपने जाना है टूल्स के अंदर, ये ऊपर एक बार सी लगी हुई, यहाँ पर टूल्स के अंदर जाना है। टूल्स के ऊपर है एडिटर ऑप्शन, इसको क्लिक करना है, एक छोटी सी विंडो आपके सामने आ जाएगी। इसके अंदर आपने ये फिर जो टैब्स लगे हैं इसके अंदर स्निपेट्स पर आना है। ठीक है, इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एक नीचे और ऑप्शन है डिफ़ॉल्ट सोर्स। ठीक है, डिफ़ॉल्ट सोर्स का मतलब यही है कि जब भी कोई न्यू फाइल ओपन हो तो उसके अंदर डिफ़ॉल्ट में क्या लिखा हुआ हो, तो हमने जो यहाँ पर इसको कॉपी किया था वो इधर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और ये आपका अनचेक होगा, इसको टिक कर देना है। ठीक है, इसको टिक करने से ही ये वाला कोड जो है ये न्यू फाइल के अंदर ऑटोमेटिकली लिखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने इसको ओके कर देना है। अब देखिएगा मैं ये इसको डिलीट कर रहा हूँ। वैसे मैं न्यू फाइल आपके सामने न्यू ओपन करता हूँ, सोर्स फाइल। ये देखें, ये पुरानी फाइल पीछे पड़ी अनटाइटल 1 और ये न्यू है तो इसके अंदर ये कोड पहले का लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, इसको आपने अपनी सेटिंग इस तरह कर लेनी है। अब आ जाते हैं हमारी प्रॉब्लम की तरफ कि हमें 10 स्टूडेंट्स की एज रिक्वायर्ड है। उसके लिए हमें जगह चाहिए मेमोरी के अंदर, और मेमोरी के अंदर जगह ब्लॉक्स की सूरत में होती है। ब्लॉक्स को हम जो लेबल लगाते हैं उसको क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। तो हमें 10 वेरिएबल्स चाहिए होंगे जिनकी टाइप क्या होगी, इंटीजर। ठीक है, इंटीजर टाइप आपको पता है, उसके लिए हम क्या लिखते हैं, INT इंट।
ठीक है। उसके बाद जो भी हम लिखेंगे वो उस लेबल का नाम होगा, मतलब उस वेरिएबल का नाम होगा। अगर मैं यहाँ पर कर देता हूँ एज 1, ठीक है, तो ये एक वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर हो गया, ठीक है। इसी तरह अगर मैं करता हूँ इंट एज 2, और यहाँ ऐसे ही जाते जाते एंड पर सेमीकोलन लगाना लाजमी है। ऐसे ही मैं 10 एजेस जो हैं वो उसके लिए वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर करता जाऊँगा, लेकिन ये बैड प्रैक्टिस है। बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि आप इंट एक बार ही लिखें, उसके बाद कॉमा यूज़ करें, और जितने भी वेरिएबल्स बनाने हैं सेम डाटा टाइप के, मतलब इस लाइन पे अब मैं इंटीजर डाटा टाइप के जितने मर्जी वेरिएबल्स बना लूँ, मुझे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो सिवाय इसके कि मैं हर लाइन में इंट लिखूँ और एक एक वेरिएबल बनाऊँ, मैं एक ही लाइन में बना लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर अब एज 2, एज 3, एज 4, एज 5, ठीक है। हम 5 तक ही कर रहे हैं, प्रॉब्लम में 10 है लेकिन हम 5 तक कर रहे हैं, अपना टाइम बचाते हैं। आपको जस्ट कॉन्सेप्ट ही देना है किस तरह करते हैं, ठीक है। 5 वेरिएबल्स हमने बना लिए। अब इन 5 वेरिएबल्स को वैल्यूज़ भी देनी है। एक तो ये तरीका होता है, हम वैल्यू इस तरह दे सकते हैं, एज 1 असाइन बाय कुछ भी हमने जो वैल्यू देनी हो, फॉर एग्जांपल 56, ठीक है। अगर ये मैंने वैल्यू दे दी, ये एक तो ये तरीका हो गया। लेकिन हमने यूज़र से अगर गेट करनी है वैल्यू, तो हम क्या करते हैं, जैसे स्क्रीन पर कोई चीज़ भेजने के लिए हम सी आउट लिखते हैं, स्क्रीन से कोई चीज़ लेने के लिए सी इन लिखते हैं, ठीक है। सी इन किया और इस बार ग्रेटर देन लगा के आगे, मतलब ये सी इन एक गाड़ी है, इसको किधर जाकर रोकना है ये उसका थोड़ा सा पाथ है। आगे जिस भी वेरिएबल का मैं नेम लिख दूंगा वहाँ पर वो डाटा स्टोर हो जाएगा जो यूज़र इंटर करेगा, ठीक है। ये एज 1 अगर मैं यहाँ पर कर देता हूँ तो स्क्रीन पर जो भी चीज़ इंटर होगी वो एज 1 को असाइन हो जाएगी। इतने से कोड का आप एक बार एरर चेक कर लें। इसको सेव भी करना पड़ेगा। सेव क्या करते हैं इसको, लेक्चर 4 CS201, ठीक है। ये फाइल मैंने सेव कर दी। देखें कोई भी एरर नहीं है। इसको रन करते हैं, ठीक है। ये देखें यहाँ पर ये एक कर्सर जो है वो ब्लिंक कर रहा है। वो क्यों कर रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर सी इन किया हुआ है। तो यहाँ पर वो कोई भी चीज़ कह रहा है कि इंटर करो कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू। मैं यहाँ पर अगर 43 कर देता हूँ, उसके बाद इंटर करता हूँ, प्रोग्राम इधर ही एंड हो गया क्योंकि हमने इससे ज़्यादा प्रोग्राम किया ही नहीं। अब ये जो 43 हमने इंटर किया है वो किसको चला गया, एज 1 को चला गया, ठीक है। इसी तरह हमने हर वेरिएबल को वैल्यू असाइन करवानी है यूज़र से। अब देखिएगा यहाँ पर, अब अगर मैं कोड कर रहा हूँ तो ये जस्ट कर्सर जो है ये ब्लिंक कर रहा है। अब यूज़र को यहाँ पर नहीं पता चल रहा कि ये कर्सर यहाँ पर क्या कर रहा है, ये कोई वैल्यू मांग रहा है या यहाँ पर प्रोग्राम एंड है या स्टार्ट है, कुछ भी नहीं, इतना क्लियर आइडिया नहीं हो रहा। यूज़र को बताने के लिए हम स्क्रीन पर कोई चीज़ प्रिंट करवा देते हैं। वो क्या करते हैं कि सी आउट कर देते हैं, लेस देन प्लीज़ एंटर एज ऑफ स्टूडेंट 1, ठीक है, और एंड पर सेमीकोलन। अब ये चीज़ जो है ये एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगी स्क्रीन पर, ठीक है। और इसके आगे क्या है, सी इन हो रहा होगा। अब देखिएगा थोड़ा सा हमारा आउटपुट जो है वो किस तरह का नज़र आता है। यहाँ पर क्या आ गया, प्लीज़ इंटर एज ऑफ स्टूडेंट 1। अब यहाँ पर यूज़र को भी पता चल रहा है कि ये जो कर्सर ब्लिंक कर रहा है इसका क्या मतलब है कि इधर कोई वैल्यू देनी है, कोई एज देनी है स्टूडेंट की, ठीक है। तो इसी तरह अब हमने क्या करना है, ये एज 1 को वैल्यू दे दी, एज 2, 3, 4 और 5 के लिए भी सेम काम करना है। मैं यही 2 लाइनें कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। इनको इधर मैं पेस्ट करता जाता हूँ, बाद में इनके वेरिएबल्स के नेम जो हैं वो मैं चेंज कर दूँगा, ठीक है। ये एज 1 हो गया। फिर स्टूडेंट 2 की वैल्यू हमने गेट करनी है। उसके लिए हम वो जो वैल्यू आएगी वो एज 2 के अंदर स्टोर करवा देते हैं। फिर स्टूडेंट 3 की वैल्यू, ठीक है, और इसके अंदर जो वैल्यू आए वो एज 3 इस वेरिएबल को चली जाएगी, ठीक है। एंड पर इसको ये 4 आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर हमने एज 4 के अंदर स्टोर करवा देनी है। एंड पर आखिरी आ गया एज 5, तो इसके लिए हमने वेरिएबल बना रखा है एज 5 का, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा आप आउटपुट भी साथ देख लें कि प्लीज़ इंटर एज ऑफ स्टूडेंट 1, कि पहले स्टूडेंट की एज, ठीक है, फिर साथ ही दूसरे की, फिर तीसरे की, फिर चौथे की और फिर पांचवे की। पांचों वैल्यूज़ हमने दे दी। अब यहाँ पर हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने प्रोग्राम किया ही इतना अभी तक हमारा प्रोग्राम जो कर रहा था उसका आउटपुट आपको दिखा दिया है। हमारी प्रॉब्लम के हिसाब से अगर हैंडआउट्स में आप आएँ
तो यहाँ पर उन्होंने 10 स्टूडेंट्स कहा था, हम जस्ट टाइम बचाने के लिए 5 स्टूडेंट्स कर रहे हैं। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स की एज हमें चाहिए थी उसके लिए हमने वेरिएबल्स बना लिए, फिर हमने प्रॉम्प्ट द यूज़र टू इंटर द एज, ये वाला काम भी कर लिया। अब हमारा काम रह क्या गया है, वो क्या है कि एवरेज एज ये फाइंड करनी है। वैल्यूज़ हमारे पास आ गई, वेरिएबल्स हमने ऑलरेडी बना रखे हैं। हम सिंपल करेंगे कि जो भी वैल्यूज़ हमें मिल गई हैं इनके ऊपर एवरेज एज का फार्मूला लगा दें और उसके बाद उसको प्रिंट करवा दें, बस हमारी प्रॉब्लम इधर ही एंड हो जाएगी। ओके, एवरेज एज का फार्मूला आप लोगों को पता ही होगा कि एवरेज एज क्या होता है। अगर मैं यहाँ पर कहूँ, ये जस्ट मैं कमेंट कर रहा हूँ, एवरेज एज किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ एंट्रीज, सॉरी सम ऑफ एंट्रीज, स्पेलिंग मिस्टेक हो तो बर्दाश्त कर लीजिएगा थोड़ा सा, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एंट्रीज। ठीक है, मतलब हमने क्या करना है, जितनी भी हमारे पास एंट्रीज हैं उनको सम कर लेना है और फिर उसका जो सम होगा उसको डिवाइड कर देना है टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज़ के कितनी एंट्रीज़ हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास 5 एंट्रीज़ हैं, इन पाँचों का सम जो है वो हम यहाँ लिखेंगे और सम को डिवाइड कर देंगे कि कितनी एंट्रीज़ थी, 5 एंट्रीज़ थी। ठीक है, इसके लिए अब हम क्या करते हैं, अब इसका रिज़ल्ट जो है वो भी किसी वेरिएबल के अंदर रखवाना पड़ेगा। उसके लिए मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ एवरेज एज का। ठीक है, इसका मैं नाम लिखता हूँ AVG एज, क्योंकि ये भी हमने इंटीजर टाइप का ही रखना है तो वो ऊपर ही मैंने कर दिया। AVG एज जो है एवरेज एज, इसको मैं असाइन कर देता हूँ एज 1 प्लस एज 2 प्लस एज 3 प्लस एज 4 प्लस एज 5। ठीक है, ये हमारा इतना काम हो गया, सम ऑफ एंट्रीज़, हमने एंट्रीज़ का सम ले लिया। अब हमने क्या करना है, इनको डिवाइड कर देना है। ठीक है, डिवाइड किससे करना है, नंबर ऑफ एंट्रीज से। ये कितनी एंट्रीज़ हैं, 1 2 3 4 और 5, इनको डिवाइड सिंपल कर देना है 5 से। यहाँ पर एंड पर सेमीकोलन। अब देखिए यहाँ पर अब प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट अगर यहाँ पर करें तो सबसे पहले जो है ये वाला ऑपरेटर ये परफॉर्म होगा। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, दो काम कर सकते हैं। एक तो इधर हम ब्रैकेट्स लगा दें, पैरेंथेसिस, स्मॉल ब्रैकेट्स जिनको कहते हैं, या तो ये लगा दें। इससे क्या होगा कि पहले ये कैलकुलेशन परफॉर्म होगी, जो आंसर आएगा वो 5 के साथ डिवाइड हो जाएगा। या फिर इतनी पूरी एक्सप्रेशन को एक अलहदा वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दें और उस वेरिएबल का जस्ट इधर नेम यूज़ कर लें। ठीक है, वो किस तरह, वो मैं आपको थोड़ा सा बता भी देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर हमने सम नाम का एक वेरिएबल बनाया है और उसको जस्ट ये सारी चीज़ें हम असाइन कर देते हैं और यहाँ पर अगर सम कर देते हैं तो ये भी, इसमें भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, आपको जैसा बेहतर लगे आप वैसा कर लें। अब क्योंकि हमने ये सम वाला कर लिया तो इधर मैं एक सम नाम का भी वेरिएबल बना लेता हूँ। ठीक है, एरर चेक कर लेते हैं, कोई एरर तो नहीं है। आई थिंक इसके स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक होगी, सॉरी इधर सेमीकोलन नहीं लगाया। ठीक है, कोई भी एरर अभी तक मौजूद नहीं है। अब हमने क्या किया, वैल्यूज़ मिल गई, उनकी एवरेज एज के लिए हमने फार्मूला भी लगा लिया, लेकिन एवरेज एज को अभी हमने प्रिंट करवाना है। प्रिंट करवाने के लिए हम क्या लिखते हैं, सी आउट, ये तो आपको पता ही है। और जो एज इट इज़ प्रिंट करवाना हो वो हम स्ट्रिंग के अंदर लिखते हैं, डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एवरेज एज ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, ऑल नहीं यहाँ पर स्टूडेंट्स कर देते हैं, इज़, और इधर लेस देन अगेन लगा के वेरिएबल जिसकी वैल्यू हमने शो करवानी उसका नेम वैसे ही आ जाएगा बगैर इन मार्क्स के। ठीक है, अब इसका आउटपुट देख लें कि हमने अब 5 एंट्रीज देनी है। अगर ठीक है, ये 5 एंट्रीज दे दी, एंटर किया, उसके बाद क्या आ गया, एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट इज़ 28। हमें यहाँ पर एवरेज एज का आंसर भी मिल गया। इधर हमारी प्रॉब्लम जो थी वो मुकम्मल सॉल्व हो चुकी है। ठीक है, अगर आप लोगों को ना कहीं पर समझ आई हो तो आप कमेंट्स में पूछ लीजिए। ओके,
आगे बढ़ते हैं। लेक्चर अगर लंबा हो जाए तो टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे सैम्पल प्रोग्राम्स ही हैं, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, आप इंशाल्लाह कोई नॉलेज गेन ही करेंगे। ठीक है, बाकी इसका जो सैम्पल प्रोग्राम इन्होंने दिया हुआ है वो तकरीबन सेम ही है जिस तरह हमने किया है। ठीक है, अब हम जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है एग्जांपल्स ऑफ एक्सप्रेशंस। इसका क्या करना है हमने कि जो हमारी मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस होती हैं हम उसको सी के अंदर किस तरह कन्वर्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर एक एक्सप्रेशन है, जस्ट इसको सिंपल मैं आपको करके दे देता हूँ कि किस तरह हम इसको कन्वर्ट करते हैं अपनी सी की लैंग्वेज के अंदर। ऑपरेटर्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये मैं इसको जो है इधर कमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, ये चीज़ जो है ये ए एक्स स्केयर है, ये स्केयर क्योंकि इधर उस तरह सही तरह कॉपी नहीं होता तो ये स्केयर आगे टू वैसे ही लिखा आ गया। ये ए एक्स स्केयर है प्लस बी एक्स प्लस सी। अब आपको पता है कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स किस तरह यूज़ करते हैं। ये वाई जो है वो वैसे के वैसे आ जाएगा, असाइनमेंट ऑपरेटर वैसे आ जाएगा, ए कोई वेरिएबल होगा वो भी वैसे आ जाएगा। अब ए और एक्स के दरमियान कोई भी सिंबल नहीं है, मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो सी लैंग्वेज के अंदर हम मल्टीप्लाई किससे डिनोट करते हैं, स्टैरिक से। उसके बाद एक्स आ गया, एक्स जो है वो वैसे का वैसे। अब एक्स ये सिंपल एक्स नहीं है, एक्स स्केयर है। ठीक है, और एक्स स्केयर आपको पता है एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स वो क्या होता है, एक्स स्केयर होता है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स। तो ये जो इतनी टर्म है ये एक्स स्केयर बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद प्लस है, प्लस वैसे का वैसे आ जाएगा। उसके बाद बी है, ठीक है, बी एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, बी मल्टीप्लाई एक्स। ठीक है, प्लस सी। ठीक है, ये हमने ये ऊपर वाली जो मैथमेटिकल फॉर्म में एक एक्सप्रेशन थी उसको सी लैंग्वेज के अंदर कर दिया। लेकिन हमने पिछले लेक्चर में एक टॉपिक पढ़ा था प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स, उसके हिसाब से हमारे इस एक्सप्रेशन का आंसर वो नहीं आएगा जो आना चाहिए। ठीक है, वो क्यों नहीं आएगा, यहाँ पर एक छोटा सा इशू है। ये देखें, प्रेसिडेंस के हिसाब से सबसे ज़्यादा हाई प्रेसिडेंस जिसकी है वो सबसे पहले सोल्व होता है। तो यहाँ पर सबसे हाई प्रेसिडेंस वाला कौन सा, स्टैरिक है। ठीक है, और स्टैरिक क्या होंगे, ये सबसे पहले कैलकुलेट किए जाएंगे। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये क्या होगा, ए एक्स ये पहले कैलकुलेट हो जाएगा, बाद में इसका जो भी आंसर होगा वो एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, फिर बी एक्स ये परफॉर्म होगा और फिर जो भी आंसर आएगा वो आपस में प्लस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये एक्स जो है ये सिंपल एक्स के तौर पर बिहेव कर रहा है, लेकिन हमने यहाँ पर एक्स स्केयर बनाना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल इतनी सी बात करनी कि पहले ये सोल्व हो। उसके लिए हम ये करेंगे कि इससे जो ज़्यादा प्रेसिडेंस वाला ऑपरेटर है या कोई भी चीज़ हमें मिलती है जिस जो पहले हल होती हो, इससे पहले हल होती हो, वो हम इधर लगा लेंगे। तो आपको पता है पैरेंथेसिस जो हैं वो सबसे हाई प्रेसिडेंस रखती हैं। ठीक है, अगर ये मिल गई तो बाकी ऑपरेटर्स बाद में परफॉर्म होते हैं। अब देखिएगा, पहले ये वाली चीज़ ये सोल्व होगी, फिर बाकी सारे ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस के रूल्स के हिसाब से परफॉर्म होंगे। ठीक है, अब हमारा जो है ये ए एक्स स्केयर बिल्कुल ठीक बन गया। लेकिन फिर भी गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस ये होती है कि हम इस तरह जो है जितने भी पार्ट्स हैं उनको अलहदा बना दें अपनी पेरेंथेसिस लगा के, क्योंकि इन पर हमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये हमारा ही फ़ायदा है। ये हमें कोड क्लियर हो रहा है कि ये चीज़ जो है ये पहले परफॉर्म हो रही है, ये पहले परफॉर्म हो रही है। ठीक है, तो प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स जो है ये आप लोगों ने इसका ख्याल रखना है। इससे आपको एमसीक्यूज़ भी आ सकते हैं। उन्होंने कुछ एक्सप्रेशन लिखी होगी, बोलेंगे आउटपुट बताएं इसका। ठीक है, वो एक्सप्रेशन इस तरह होगी, वो न्यूमेरिक एक्सप्रेशन होगी। यहाँ पर तो ए बी सी लिखा है ना, वो डायरेक्ट वैल्यूज़ लिखी होगी। ठीक है, आप अगर कैलकुलेटर से करेंगे तो हो सकता है आप गलत आंसर निकालें, क्योंकि ये लोग तो उसका पूछेंगे जो प्रेसिडेंस के हिसाब से सी लैंग्वेज हमें आंसर देगी। ठीक है, तो इसका आप लोगों ने ख्याल रखना है। ये एमसीक्यूज़ के हिसाब से इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर का।